हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये जो पेपर है ये दिसंबर 2019 वाला पेपर है। इसके पहले जुलाई 2019 वाला पेपर लिया था, ये दिसंबर 2019 वाला पेपर है। इसमें जो भी मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? पहला विकल्प है उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। दूसरा है उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। तीसरा है उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। और चौथा है उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो बच्चा जो है कक्षा 2 का है और 44 लिखने के लिए कहा गया तो वह 404 लिख रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि उसे मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाना पड़ेगा। दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही होगा। मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे तब बच्चा समझ जाएगा कि 44 को कैसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। पहला है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। दूसरा है आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। तीसरा है विषय को सरल और रुचिकर बनाना। और चौथा है संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना। तो प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने के लिए मुख्य प्रयोजन पूछे गए हैं। तो इसमें त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहित करना ए होगा, और आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना ए और बी इसमें सही होंगे। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? पहला है चौपड़ यानी टाइलिंग। दूसरा है सममिति। तीसरा है प्रतिरूप और चौथा है अनुपात। प्राथमिक विद्यालय में पूछा गया है यानी 1 से 5 तक। तो चौपड़ भी पाठ्यक्रम का भाग होता है, समिति भी होता है, प्रतिरूप भी होता है, लेकिन अनुपात जो है पाठ्यक्रम का भाग नहीं होता है प्राथमिक स्तर पर। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? पहला विकल्प है पैमाना। दूसरा है ग्राफ पेपर। तीसरा है धागा और चौथा है टाइल। तो यदि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है और शिक्षक को ये दर्शाना है तो इसके लिए जो सामग्री होगी वह होगी ग्राफ पेपर। अच्छी सामग्री में ग्राफ पेपर और टाइल, यानी कि बी और डी दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? पहला विकल्प है लिंग। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तीसरा है गणित का स्वरूप और चौथा है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो गणित में उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। दूसरा विकल्प इसमें सही होगा, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अगला प्रश्न है, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला है लघुत्तम समापवर्त विधि। दूसरा है कागज की पट्टियों का प्रयोग। तीसरा है डाइंस ब्लॉक्स का प्रयोग और चौथा है संख्या चार्ट का प्रयोग। तो यह समझाना है कि 1/4 जो है वह 1/3 से छोटा है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी सामग्री होगी वह होगी कागज की पट्टियों का प्रयोग
दूसरा विकल्प इसमें सही है। क्योंकि कागज की पट्टी का उपयोग यदि हम करते हैं तो बच्चा आसानी से मूर्त सामग्री देखकर उसकी तुलना करना सीख जाएगा। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? पहला है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण। दूसरा है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। तीसरा है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। और चौथा है क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए जो पाठ्य योजना बनाई जाती है तो उसमें कौन सा पहलू अति महत्वपूर्ण है? तो विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। पाठ्य योजना जो है एक दिशा निर्देश है जिसकी सहायता से शिक्षक अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान कर सकता है। इसीलिए पढ़ाने से पहले पाठ्य योजना तैयार करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता? पहला है गणित के अध्ययन में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। दूसरा है अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। तीसरा है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। और चौथा है गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, ये गलत है। विषय परक क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जिन्हें कहते हैं, तो इस प्रकार की परीक्षा का उपयोग नहीं किया जाता है और इसमें लिखा है कि किया जाता है, इसीलिए ये गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं है। तीसरा विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? पहला है गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। दूसरा है गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। तीसरा है गणित पूर्णतया विषय परक है। और चौथा है मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो गणित के संरचनावादी यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण से जो कथन सहमत है वह है कि मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। चौथा विकल्प इसमें सही है। रचनावादी दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? छात्रों को सक्रिय तकनीकों जैसे कि प्रयोग, वास्तविक विश्व समस्या समाधान आदि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसीलिए चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? पहला है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। दूसरा है मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। तीसरा है चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। और चौथा है संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो वह क्रियाकलाप पूछा गया है जिससे त्रिविम समझ को विकसित किया जा सके। तो बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यानी जो गलत है वह बताना है। लिखा है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। दूसरा है अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। तीसरा है विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। और चौथा है विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है।
तो इसमें जो गणित के संबंध में सही नहीं है वह बताना है। तो गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिलें हैं। मनीष के पास मेरे से 2 अधिक पेंसिल हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? पहला विकल्प है तुलनात्मक जमा, दूसरा है तुलनात्मक घटा, तीसरा है व्यकलित जमा और चौथा है व्यकलित घटा। तो मेरे पास 6 पेंसिल हैं और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, तो तुलनात्मक जमा है ये, यानी कि मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? 8 पेंसिलें हैं। तुलनात्मक जमा का प्रश्न है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लिखा है एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, दूसरा है यह योगात्मक प्रकृति का है, तीसरा है इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है और चौथा है यह गुणनात्मक प्रकृति का है। तो इसमें जो सही नहीं है वह बताना है। इसमें लिखा है इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो इसमें लिखा है कि इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, तो 2 की प्रणाली का पालन नहीं किया जाता, इसमें आधार 10 की प्रणाली का पालन किया जाता है, इसीलिए ये गलत है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया नहीं है। पहला विकल्प है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना, दूसरा है अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए, तीसरा है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें, और चौथा है प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पूछी गई है, तो बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? पहला विकल्प है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, दूसरा है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, तीसरा है परिकलन में निपुणता और चौथा है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो गणितीय तर्कणा का सूचक है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो ये मैथ्स पेडागोजी के दिसंबर 2019 वाले पेपर के प्रश्न थे। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।